हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। हम लोग एसएससी सीजीएल पीटी 2024 में जो हुआ था, कुल 36 शिफ्टों में उन सभी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे। ये हम लोग का 19वां शिफ्ट है। टोटल 36 में से 18 शिफ्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग 19वां शिफ्ट देखेंगे। यह एग्जाम 18/9/2024 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस थीटा कोण पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सेम है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ध्यान रखिए, थीटा 45 डिग्री लेने पर दोनों का वैल्यू सेम होता है। 1/√2 दोनों का वैल्यू होता है, साइन 45 हो या कॉस 45 हो, इसलिए 45 डिग्री इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पर। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जाके अपने टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। वो पीडीएफ डाउनलोड करके पहले खुद बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, 2010 में एक कंपनी के कुल व्यय को विभिन्न व्यय मदों के तहत वर्गीकृत किया गया था और उसका प्रतिशत बंटन दिया गया है। यदि विज्ञापन पर व्यय 2.1 करोड़ है, तो परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर क्या होगा। तो हम लोग विज्ञापन पर 2.1 करोड़ है, एडवर्टाइजमेंट पर 15%, यानी 15% का वैल्यू बोल रहा है 2.1 करोड़ है। तो परिवहन और करों के व्यय का बीच का अंतर, परिवहन ट्रांसपोर्ट और टैक्स, इसके बीच का अंतर देखिए, ट्रांसपोर्ट है 12.5 और टैक्स है 10, तो अंतर है 2.5, यानी कि हमें 2.5% का वैल्यू बताना है। 15% का वैल्यू दे रखा है, यानी छठा हिस्सा है। 15% में 6 से भाग देंगे 2.5% आएगा। हम लोग इसका भी छठा हिस्सा निकाल देते हैं। तो 2.1 करोड़ यानी कि 210 लाख है, बट्टे में 6, इसे कट कर दीजिए, आ जाएगा 35 लाख, यानी कि उसका अंतर कितना है, 35 लाख रुपए का। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पर। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें कितनी होगी। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि फर्स्ट संख्या यदि ए हो, अगला क्या होगा, क्रमागत लगातार है, एक बढ़ा दीजिए a+1, इससे आगे a+2, फिर एक बढ़ाइए a+3, फिर एक बढ़ाइए a+4। तो 5 लगातार संख्याओं का योग जो है क्या है, 80। तो सबसे बड़ी संख्या a+4 का वैल्यू बताना था, क्या होगा, इन सबों को जोड़िए, 5 बार है तो 5a, 2 1 3 3 6 4 10, 5a+10 बराबर 80। यहाँ से 5a का वैल्यू घट के 70, a बराबर 14 आ गया। तो हमें a+4 सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, तो 14 और 4 18। ठीक है, क्लियर, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलते हैं आगे 4 नंबर पर। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो निर्मित त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा, बताना है। त्रिज्या खंड क्या होता है, एक सर्किल है, ये सेंटर लेते हैं ओ, और एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर बना दिए, तो ये जो आकृति बना यही होता है त्रिज्या खंड। ठीक है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और ये ए बी लंबाई जो है इस तरह, ये ए बी लंबाई, इसे हम लोग चाप बोलते हैं, चाप की लंबाई। ठीक है, तो निर्मित त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड ये है ओ ए बी, ये त्रिज्या खंड है, इसका परिमाप बताना है। दो गो रेडियस है आर आर 2r प्लस ये चाप की लंबाई, चाप जो ए बी है, ए बी चाप की लंबाई, बस ये दोनों सबको ऐड कर देना है, तो हमें उसका परिमाप मिल जाएगा। किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसके चारों ओर पूरे बाउंड्री की लंबाई। तो 2r, 2 गुने आर का वैल्यू है 24, तो 24, और चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2πr। तो 24 दूना 48 प्लस थीटा है 60, 60/360 गुने 2 का वैल्यू 3.14 करने के लिए आप उसको लीजिए, या 22/7 लेके बना दीजिए, आंसर तो आ ही जाएगा। 3.14 ले लेते हैं, गुने रेडियस है 24, तो 24 लिख दिए। ठीक है, ये 6 मरतबा कटा, ये 6 चौके 24 कटा, तो 48 प्लस में बच गया क्या, 4 दूना 8 गुने 3.14, बस गुना करके इसे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर, यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 3 घन है, ठीक है, इस तरह हम लोग 3 घन को जोड़े हैं। ठीक है समझ में, 3 घन को हम लोग ऐड किए। एक घन का आयतन है 512 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर 512। तो घन का एक भुजा या किनारा जो कहिए कितना होगा, क्यू हटेगा इधर आएगा, घनमूल निकलेगा 512 का, ये करीब 8 गुने 8 गुने 8 उठेगा। ठीक है, एक 8 से एक 3 है, घनमूल में 3 में से एक बाहर निकालते हैं, 3 8 में से एक 8 बाहर, यानी कि इस घन की एक किनारा है 8, ऐसे 3 किनारा जोड़े हैं, जो नया आकृति घनाभ बना उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, 24, 3 को 8 होगा 24। ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई तो वही रह गया 8 ही, तो हाइट हो गया 8, और चौड़ाई, चौड़ाई वही रह जाएगा 8, तो
चौड़ाई भी क्या रह जाएगा 8 ही, तो लंबाई 24 और हाइट और चौड़ाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई और चौड़ाई 8 ही रह गया। जो घना बना उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें पता चल गया। अब इसका एरिया बताना है। एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाई बी चौड़ाई एच ऊंचाई, बस जी पर पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताना है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हुए निकलते चलेंगे, किसी किसी को हल भी कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पर। एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई जो है चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई यदि x है तो लंबाई क्या है, x प्लस 6, यही बोलना चाह रहा है। आयत क्या होते हैं, या आकृति में लंबाई और यह है चौड़ाई, ये दोनों सेम ना हो, अलग अलग हो लंबाई चौड़ाई तो आयत हो गया, दोनों सेम हो जाते हैं तो वर्ग हो जाते हैं। ठीक है, और डिटेल में न जा रहे हैं, बस ध्यान रखना है ये आकृति आयत है, तो लंबाई अलग होगा चौड़ाई अलग होगा, दोनों सेम नहीं होगा, सेम होगा तो आयत हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 6 अधिक है, तो एक्स है तो एक्स प्लस 6 है, और आयत का परिमाप क्या होता है, एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और ये हो गया परिमाप, जब क्षेत्रफल बोलेगा तो एल गुने बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो परिमाप दे रखा है 48, यानी कि एक्स प्लस 6 प्लस एक्स, 2 इंटू एल प्लस बी कर दिए, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 48। यहाँ से 2x प्लस 6 इधर आएगा बट्टे में 2 तो कट के हो गया 24, 2x बराबर 18, x बराबर क्या आ गया 9, तो चौड़ाई क्या हुआ 9, लंबाई क्या जाएगा 9 6 15। बताना है एरिया, एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 गुने 9, 15 नमा 135। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पर। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, खुद बनाइएगा, बार बार एक उसको छोड़ दिए हैं, बन ही जाता है लगभग लोगों से ये क्वेश्चन, जिनसे न बनेगा वो कमेंट में बताइएगा, बोर्ड मास का कंसेप्ट हम बता देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 45% पुरुष है, मेल है 45%, और फीमेल कितना होगी तो 55%, शेष बची फीमेल है। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं और 60% महिला साक्षर हैं, ठीक है, निरक्षर और साक्षर, 60% पुरुष निरक्षर हैं, 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या और साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। पुरुष की संख्या हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 मतलब पुरुष की नहीं, कुल मतदाता 100 हैं, तो 45 पुरुष होंगे, 100 का 45 होता है, और 55 महिला होंगे। अब देखिए हमको तुलना करा निरक्षर महिला की संख्या, निरक्षर महिला की संख्या निकालते हैं। 60% महिला साक्षर है, यानी कि 40% महिला क्या होगी, निरक्षर होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो 55 का 40% निकाल दीजिए, आ जाएगा 22। क्लियर, यानी 22% फीमेल जो है वो क्या है, निरक्षर है। अब कह रहा है साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने पुरुष साक्षर है वो देखते हैं, तो 60% पुरुष निरक्षर है, यानी 40% पुरुष क्या है, साक्षर है, तो 45 पुरुष है, 45 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा आपको 18, 18 मेल है जो कि साक्षर है। यही पूछ रहा है जो 22 जो निरक्षर फीमेल है, वो 18 जो मेल है इसका कितना परसेंट अधिक है, 22 है, ये 18 है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 अधिक है किस पे, 18 से कंपेयर कर रहे हैं 100%, बस इसे ही निकाल दीजिए, आ जाएगा 22.22%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। दी गई तालिका वर्ष 2015 से 19 तक विभिन्न शोरूमों द्वारा बेचे गए टेलीविजनों की संख्या को दर्शाती है। 2017 में ABC टेलीविजनों की बिक्री, यानी इन तीनों का, और 19 में BCD, इन तीनों की बिक्री का अंतर क्या है, इन तीनों का अंतर निकाल, जोड़ के अंतर निकाल लीजिए, पता है समझ में, तीनों को जोड़ के देख लीजिए कितना का अंतर है, बस हो गया, वही करना था, बारी बारी भी देख लीजिए। 192 है, मान लीजिए हम 19 में 17 वाले घटाते हैं, 192 में से 90 गया, 2 का गैप यहाँ मिला, 205 में से 4 गया, 1 का गैप यहाँ मिला, अब 203 है, अब यहाँ 12 है, यहाँ कितना गैप मिला, और इससे इसको घटा रहे थे, ये जगह हमको माइनस में आएगा, तो -9 का गैप हुआ, यानी 2 3 6 घट के -6, यानी ओवरऑल 6 का गैप निकलना हुआ, पता है समझ में, इस तरफ निकाल लीजिए, अपना जोड़ के घटा लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पर। 36 और 100 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ये बहुत बार आ गया है पिछले शिफ्टों में, ये भी 2 संख्याएं हैं, मध्य अनुपाती पूछे तो उठकर ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो 36 और 100 हमेशा 2 संख्या देकर ही मध्य अनुपाती पूछेगा, तो 36 और 100 का मध्य अनुपाती 36 गुने 100 उठकर लगा देना है, जो आएगा वो आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पर। एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर दिया गया, 6 साल के लिए एक निश्चित रेट पर दिया गया, यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1512 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब 6 साल के लिए
प्रति वर्ष 7% अधिक दर से दिया जाता है। तो अगर 6 साल के लिए हम 7% हर एक साल के लिए एक्स्ट्रा रेट देते तो मेरा अमाउंट कितना अधिक होता? हर एक वर्ष 7% अधिक हो रहा है, तो 7 चौक हमें 42% एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता। यही 42% जो है 1512 का समान इतना ही एक्स्ट्रा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 1% निकालेंगे, तो 1512 में 42 से भाग देना आ जाएगा 36। 1% का वैल्यू 36, तो मूलधन है 100%, तो 100% का वैल्यू 36 गुने 100 यानी 3600 रुपये हो जाएगा। क्लियर? नौ समझ में आएगा तो कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पर। एक तालिका दे रखा है, 1000 में है, 1000 रुपयों में है। 2015 से 19 तक प्रति वर्ष ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि है। ईंधन और परिवहन पर एवरेज पूछ रहा है, इन सबों को जोड़ के 5 से भाग दीजिए, और 1000 में है, आंसर 1000 में दे रखा है, तो जो भी आएगा 1000 से गुना कर देना है। बताया समझ में? यानी कि 98 प्लस 112, 101, 133, 142 बटे 5, सभी 1000 में 1000 से गुना कर दीजिए इसमें, बस वो आ जाएगा आंसर। इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं तो अपना कर लीजिएगा ये सब कुछ, उस कंसेप्ट रहता है तो बताएं इसमें, ये तो जोड़। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पर। यदि त्रिभुज एबीसी और क्यूपीआर सर्वांगसम त्रिभुज इस प्रकार है कि AB 7, AC 8 और B 65 है और C 75 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, ये यहाँ दे रखा है त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज QPR के सर्वांगसम। सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है। ठीक है, देखिए जिस पैटर्न में लिखते हैं उसी पैटर्न में वो इक्वल भी होता है। जैसे त्रिभुज ABC त्रिभुज QPR का सर्वांगसम बोले हैं, QPR त्रिभुज हम लिखते हैं QPR। इस त्रिभुज को नाम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज QPR या PQR या PRQ, RQP, सारे यही त्रिभुज है, सब तो इसी का नाम है। बट जिस तरह कल होते हैं, जिस रूल को फॉलो करते हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग नामकरण भी करते हैं। यानी ABC को QPR के सर्वांगसम बोला, इसका मतलब होता है जो AB भुजा है वो इस QP के सेम होगा, QP या PQ जो बोल दे। उसी प्रकार जो BC है ये होगा PR के समान, और ये AC है वो QR के समान। पता है समझ में? कौन A है कौन Q के बराबर, कौन B है कौन P के बराबर, बीच में है तो बीच वाला लेंगे, और कौन C है कौन R के बराबर, ये होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कहीं पर हम इस तरह दे दिए कोई दो त्रिभुज जिसमें ये सब आपस में बराबर हैं, तो हम लोग त्रिभुज ABC को त्रिभुज RQ मान लेते हैं, P लिख दिए, इसके सर्वांगसम नहीं लिख सकते हैं, काहे कि AB जो है RQ के बराबर नहीं है, किसके बराबर है? PQ या QP के। तो जिस पैटर्न में नाम लिखने का तरीका होता है, जो जिसके इक्वल है उस अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है उस अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिए हैं, जब ये दे देगा क्वेश्चन में कौन किसके बराबर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये नाम इस तरह लिखेंगे, ये नहीं जो कोई भी ऑप्शन, इसमें सब तो एक ही त्रिभुज है, कोई भी रख देंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बताया समझ में? तो वही बात यहाँ पर आप देखिए कौन सा कथन सही है। AB 7 है तो QP या PQ जो कहिए ये भी 7 होगा। देखिए तो PQ 7 ये होगा, PQ 8 नहीं, RQ 7 नहीं होगा, ये भी गलत। AC PR, AC जो है कह रहा है PR के सेम, नहीं, AC जो है किसके सेम होगा? फर्स्ट क्लास लिए हैं तो QR के सेम होगा, तो ये भी लाइन गलत। तो PQ 7 सही है, और कौन सी 75 है तो इसका कौन R 75 हुआ, तो ऑप्शन 4 सही हुआ। इस तरह इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो यदि 3 sin A प्लस 4 cos A बराबर 5 है तो tan A का मान बताना है, क्या होगा? तो 3 sin A प्लस 4 cos A बराबर 5 है। ठीक है, तो हमें tan A बताना है। देखिए इस 5 को हम नीचे भेजते हैं, तो 3 sin A प्लस 4 cos A बट्टे में क्या जाएगा 5, इधर क्या बचेगा 1। देखिए A प्लस बी बट्टा में C हो, हर एक वीडियो में बोलते हैं A प्लस सी B बट्टे C लिख सकते हैं इस तरह। वही 3 sin A बट्टे में 5 प्लस 4 cos A बट्टे में 5 बराबर 1 है। एक को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 1। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3/5 साइन A प्लस 4/5 कॉस A बराबर, तो यही हो गया साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ साइन A है, इसको भी हम लोग साइन A समझते हैं। देखिए साइन स्क्वायर साइन A फिर प्लस कॉस A 2 बार है तो कॉस A है, इसको हम लोग कॉस A समझते हैं। यानी कि यहाँ से साइन A बराबर 3/5 और कॉस A बराबर 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन A होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, यहाँ देखिए आधार कैसे निकालते हैं, तो आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर, 5 स्क्वायर घटे 3 स्क्वायर,
यहाँ से रूट अंडर 16 यानी कि 4 आ रहा है, सही है, आधार 4 ही है। कौन से बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो इस तरह से कंपेयर करके निकाल लेना है। तो लंब कर्ण आधार पता चल गया, हमको बताना है tan है, तो tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब है 3, आधार है 4, हो गया 3/4 इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पर। पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकती है। एक्स जो है 60 घंटे में भर सकती है, वाई जो है 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, टंकी का कितना भाग खाली बचेगा वो पूछ रहा है। तो देखते हैं 20 घंटे में कितना भर पाता है, तो खाली भाग बता देंगे। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 60 और 72 का एलसीएम। ठीक है, तो यह आ जाएगा 360। ठीक, देखिए टोटल टंकी 360 का हुआ। एक्स 60 मिनट में 360 भरते हैं, तो 60 से 360 हटा देंगे, निकल जाएगा 6, यानी एक्स का क्षमता 6। वाई 72 घंटे में 360 भरते हैं, इससे बाद निकल जाएगा 5, तो वाई का क्षमता निकला 5। इसका मतलब हुआ एक्स पर घंटे 6 भरेंगे, वाई पर घंटे 5 भरेंगे। ठीक है, दोनों जब मिल के चलते हैं एक्स प्लस वाई, तो 6 और 5, ठीक है, दोनों मिल के 11 भरेंगे पर घंटे। अब चला कितना है 20 घंटा, तो 20 घंटे में कितने भर देंगे पर घंटा, 11 भरते हैं तो 220 भरेंगे। ये क्लियर। अब 220 भरेंगे तो बचा हुआ भाग पूछ रहा है, 360 का टंकी है, 220 भरते हैं, कितना बचे है हटा देते हैं, 140 बचा है, 140 बचा है। कितना भाग बचा है ये कैसे बताएंगे, तो कहीं भी अगर 10 काम है, 10 में से हम 5 काम करते हैं तो कितना भाग करना होगा, 5 काम कर दिए हैं, जो काम किए ऊपर कितना काम था 10, तो 5 दूना 10, 1/2 यानी कि आधा काम किए। 10 में से 5 काम करने का मतलब है कितना भाग काम किए, 1/2 भाग किया, यानी आधा काम किए। तो वही बात है, 140 शेष है, कितना भाग शेष है, 140 शेष है, टोटल है 360, तो यही शेष है, काट दीजिए। 7/18 भाग क्या है, शेष बचा हुआ है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पर। यदि x बराबर 7 - 4√3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा बताना है। देखिए x प्लस 1/x बराबर यदि a हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछे, तो a स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1/x² पूछ रहा है, तो हमें x प्लस 1/x निकाल लेना है। ठीक है, x जानते हैं 7 - 4√3 दे रखा है, इसको 1/x लिख सकते हैं 7 - 4√3। पिछले सीट में बताए थे हरों का परिमीकरण 2 घटाना होता है, तो क्या करते हैं प्लस देके गुना करते हैं, 7 + 4√3, 7 + 4√3। यहाँ बचा 7 - 4√3, ये गुना ऊपर 7 + 4√3, ये a - b इंटू a प्लस बी, a - b इंटू a प्लस बी, तो जाएगा a² माइनस b²। तो 7 का स्क्वायर a² माइनस b हो गया 4√3 का स्क्वायर। 49 माइनस 4 × 16 हो जाएगा 48, तो घट के नीचे 1 बचना हुआ, पूरा का वैल्यू 1 हुआ तो उसको हटा दीजिए, तो बच गया 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3, इससे ये कैंसिल, माइनस प्लस में है 7 7 14, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 14। हमें बताना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 2, तो कितना हो गया 194। ये क्लियर, आ गया समझ में। जनरली देखिए जब ये क्वेश्चन आया था हमसे, ये पूछा था, हम जानते हैं किसी का स्क्वायर हो कि उसमें से 2 घटाते हैं, यही ना। जब टाइम ना हो, जस्ट 5 सेकंड बचा हो, तो क्या दिमाग लगाइए, ऑप्शन में देखिए कौन सी संख्या की संख्या के स्क्वायर से 2 कम है। 128 पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 190 से 2 कम है, किसी का स्क्वायर नहीं हुआ। 96 198 से 2 कम है, किसी का स्क्वायर नहीं हुआ। 86 128 किसी का स्क्वायर नहीं हुआ, ये मार के बढ़ जाएंगे। ये सही होगा 90%, 99% सही होगा। तो जटिल नहीं पूछता है, कोई दिमाग लगाएंगे जो x प्लस 1/x रूट में आ जाता तो बना के ही हमें मारना है। ठीक है, ये हम बोल दिए जब 4-5 सेकंड बचे तो मार के निकल जाइए, 99% सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पर। एक वृत्त के केंद्र से, सर्किल के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है। एक जीवा खींची जाती है जिसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ए बी। ठीक है, केंद्र से कितनी दूरी पर है जीवा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बहुत बार बता चुके हैं, किसी भी सर्किल में सेंटर से जीवा पर खींची गई लाइन अगर यदि 90 हो तो इसे 2 भाग में बांटती है। ठीक है, 90 कब होगा, जब बीच का न्यूनतम दूरी हो तो 90 ही होना है। ठीक है, तो बीच का दूरी दिया तो न्यूनतम ही देता है हमेशा। ठीक है, यानी कि ये 90 बताना चाह रहा है, ये 90 है तो 2 पार्ट में होगा, 32 है तो 16 16 होगा। हमसे पूछ रहा है रेडियस, तो ओ ए को मिला दिए, ये तो यही तो रेडियस है, तो बन गया ओ, इसको मानते हैं एम। ओ एम एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, सामने आर कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया
400, आर बराबर रूट अंडर 400, तो आ गया 20 बाहर, रेडियस क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर पे। किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में, यदि नाव की चाल x, ठीक है, और धारा की चाल को y मानते हैं, तो जब साथ चलते हैं धारा की दिशा में तो चाल ऐड होता है, और जब विपरीत चलते हैं तो धारा की चाल घट जाता है। तो लगभग वीडियो में क्वेश्चन आया है तो बताए ही हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टे में चाल। धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर गया, तो दूरी 24, धारा के विपरीत चले हैं मतलब x माइनस वाई, इतना दूरी x माइनस वाई चाल से समय लगा होगा, दूरी बट्टा चाल। फिर वही 40 की दूरी धारा की दिशा में x प्लस वाई, कितना समय लगा, कुल मिला के दोनों मिला के 17 घंटे लगते हैं, यही बोल रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन, समान चाल से 10 घंटे में धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, 32 की दूरी x प्लस वाई, विपरीत दिशा में 12 की दूरी x माइनस वाई चाल से, तो लगते हैं हमें 10 घंटे। तो धारा की चाल यानी कि y का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो दोनों इक्वेशन को हल कर दीजिए। देखिए इक्वेशन ये 1 था और ये 2 था, तो इक्वेशन 2 में हम 2 से गुना करते हैं, तो 12 दूना 24 बट्टा x माइनस वाई प्लस 32 दूना 64 बट्टा x प्लस वाई और 10 दूना 20, ठीक है। इस इक्वेशन इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये पूरा से पूरा खत्म, यहाँ बच गया 40 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस 64 बट्टे एक्स प्लस वाई, ये 17 ही माइनस 20 होता जाएगा -3, एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई, ये 40 माइनस तो बच जाएगा -24 बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 या 24, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 8। क्लियर। अब किसी में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या 2 में, 1 में पुट करते हैं, यहाँ 8 पुट कर देते हैं एक्स प्लस वाई की जगह पर, तो 24 बट्टा एक्स माइनस वाई, 8 पुट करेंगे तो 8 बचे 40, 5 बचेगा बराबर 17, 17 में से 5 जाएगा 12 हो जाएगा, तो 24 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर 12, तो 12 दूना 24, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया। क्लियर। एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2 है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 8 है, बताना है हमें वाई का वैल्यू। दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, एक्स एक्स खत्म, माइनस वाई माइनस 2 वाई, ये -6, तो वाई बराबर आ गया 3, तो वाई का ही पूछ रहा था, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो गया 4। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताया करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पर। दी गई पाई चार्ट का अध्ययन करें और रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया पाई चार्ट एक दुकान की एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री दर्शाता है। यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है, तो बेचे गए केलों की संख्या क्या होगी। तो 1200 फल है, पूछ रहे हैं केले का, केला है इस कलर का यानी कि 40% है, तो 1200 का 40% निकाल दीजिए, वही बेचे गए केलों की संख्या हो गया 1248, 480 केले। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे। यदि निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली में चरों का मान लगातार 3 पूर्णांक के रूप में है तो ए का मान ज्ञात करें। लगातार 3 पूर्णांक कहने का मतलब, यदि पहला के है तो अगला इससे अगला एक अधिक, ठीक, फिर इससे अगला एक अधिक k+2, लगातार 3 पूर्णांक यही हुआ, यानी एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो लगातार 3 पूर्णांक के रूप में है। एक का वैल्यू के है, एक k+1 है या एक k+2 है। ये बात समझ में आया। इस तरह है, इसको ऐसे भी मान सकते हैं, बीच वाले को के मानेंगे अगला k+1, इससे पहला k-1, दो तरीका से आप मान सकते हैं। ठीक है, यही तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू है। कौन एक्स है कौन वाई है कौन जेड है ये तो क्लियर है नहीं। जैसे अगर एक्स वाई जेड लिए, एक्स के है, मान लेते हैं एक्स के का लिखते हैं, एक्स के है, k+1 वाई है और k+2 जेड है। ये हो सकता है चरों के मान लगातार है, या हो सकता है पहला एक्स हो, दूसरा ही k+1 जेड हो और k+2 वाई हो, या हो सकता है के वाई हो और इसको ले लेते हैं एक्स और जेड, या वाई जेड एक्स लेते हैं जेड एक्स वाई या जेड वाई एक्स। बताया समझ में। यानी कौन के होगा, यानी उन तीनों में कौन छोटा होगा, कौन बीच वाला होगा, कौन बड़ा होगा, ये क्लियर नहीं है। ये 3 कंडीशन होंगे। एक्स आप एक बार के लीजिए, वाई k+1 लीजिए, या जेड k+2 लीजिए, या एक्स के लीजिए, जेड k+1 लीजिए, वाई k+2, इस तरह 6 कंडीशन लेके हमको बनाना होगा। ये तो क्वेश्चन बड़ा बनने वाला है, एग्जाम में ये क्वेश्चन टच करना बेहतर नहीं होगा, इसे हम समझा देते हैं। ठीक है, लेकिन 6 बार हमको पुट करके बनाना है, समझ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स के वाई k+1 और जेड k+2 है, इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, देखिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, एक्स के माइनस वाई है k+1, फिर जेड है k+2 बराबर है 2a, तो के हल करिए, -k-1 प्लस k+2 बराबर 2a, ये दोनों खत्म, यहाँ बचा के,
ये हो जाएगा 2 में से गया 1 प्लस में रहता, इधर भेजेंगे तो 2a माइनस 1। यहाँ से हम k का वैल्यू निकला फर्स्ट इक्वेशन से। उसी प्रकार सेकंड में निकालिए, वहाँ से भी k बराबर कुछ होगा, तो x प्लस 4y, देखिए x है, x को k ले रहे हैं, पहले कंडीशन पर चल रहे हैं हम, ठीक है। x के लिए प्लस 4, y क्या है k प्लस 1 माइनस 2, z क्या है तो k प्लस 2, ठीक है, बराबर ये 3 चौक 12 माइनस 3 ये होगा 12 माइनस 12 माइनस क्या हुआ 3 होगा, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, k प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2 2 दूना 4, ये क्लियर, बराबर 12 माइनस 3। यहाँ देखिए 4k के 5k में से 2k जाएगा तो बच गया 3k, यहाँ पर था माइनस में 4, यहाँ प्लस में 4, तो ये दोनों भी खत्म, क्लियर, तो बराबर में बच गया 12 माइनस 3। देखिए 3 इधर भेजते हैं तो k बराबर 3 चौक माइनस 3 से कट के 3a हो जाएगा, यानी k बराबर बच गया 4 माइनस a, तो दोनों k ही है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस 1 बराबर 4 माइनस a, इधर भेजेंगे तो 3a बराबर 5, a बराबर 5/3। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर माने फर्स्ट x को हम छोटा माने, y को ठीक इससे बड़ा माने लगातार में, y के बाद z को ठीक इससे बड़ा माने, तो ये क्या निकला 5/3, तो इससे इस अकॉर्डिंग आंसर नहीं आया, तो ये नहीं होगा, बताया समझ में। उसी प्रकार हमको ये पांचों को चेक करना था, मतलब 6 को चेक करते आएंगे, जिस पे टकराएगा वो आंसर होगा, ये तो लंबा बनना है, तो हम सबका इसको चेक कर लिए थे, ठीक है ना, जेड वाई एक्स पर ये आके टकराया था, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही ना है, इस क्वेश्चन को टच करना है, इतना टाइम लग जाएगा, टाइम बचता है तो फटाफट कर लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं जो जगह टाइम बचेगा वो बनाएंगे, जो स्टार्टिंग में ही दिमाग लगाएंगे उनका गया। जेड वाई एक्स पर देखिए, यानी कि जेड को के, वाई को के प्लस 1 और एक्स को के प्लस 2 लीजिए, इस पर देखिए हल करके, एक्स क्या है के प्लस 2, फर्स्ट इक्वेशन रख रहे हैं माइनस, वाई क्या है के प्लस 1, माइनस हो जाएगा के माइनस 1, यहाँ पुट करेंगे तो जेड है के बराबर 2a, ठीक है, के से के खत्म, तो के बराबर 2 में से गया 1 बराबर 2a, तो के बराबर 2a माइनस 1 यहाँ आया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, एक्स है फिर के प्लस 2 प्लस 4y, वाई है के प्लस 1 तो 4k प्लस 4 इकाई 4 डायरेक्ट गुना कर दिए, माइनस 2y 2z है, z है के तो 2k बराबर फिर गुना कर दिए, 3 चौक 12 माइनस 3। अब इसे ही हल करना है, तो 4k के 5k में से 2k जाएगा, यहाँ बच गया 3k, 4 और 2 6 बराबर 12 माइनस 3 है, यहाँ से 3k बराबर 12 में 6 गया 6 माइनस 3 है, यहाँ से फिर 3 इधर भेजेंगे तो के बराबर 3 दूना कटेगा, 3 से कट के ए बच जाएगा 2 माइनस ए, तो इसको इक्वल कर दीजिए, एक जगह हम रख दिए 2a माइनस 1 बराबर 2 माइनस ए, बताया समझ में। अब इसे ही हल कर देना है, एक उधर भेजेंगे तो 2a 3a बराबर 2, इधर भेजेंगे प्लस 1, तो 3a बराबर 2 1 3, ए बराबर आ गया 1, तो क्या हो जाएगा इसका 1 आंसर, आ गया समझ में। इस तरह हमको इस सभी कंडीशन को चेक करना था, ए का वैल्यू ऑप्शन में जिससे टकराता वही आंसर मारते, ताकि यहाँ पर कौन कौन छोटा कौन बड़ा कौन उससे बड़ा होगा ये क्लियर नहीं किया, यहाँ क्लियर कर देना चाहिए था, इसको क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता, इसे ये क्लियर करता, एक्स है ग्रेटर देन वाई है ग्रेटर देन जेड है, एक ये कंडीशन रख देता है इस क्वेश्चन के साथ में, डायरेक्ट हम लोग इस पे आते हैं, सब छट जाता, तो कंडीशन दिया नहीं, हम स्प्रिंट हुआ जो कहिए, तो सब हमको करना पड़ा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पर, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त में एओसी व्यास है, केंद्र ओ वाले वृत्त में एओसी व्यास है, इससे एओसी गुजार देते हैं, एओसी, बी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ए बी जो है बीसी चाप बीसी का 1/5 है, एक पॉइंट बी इस प्रकार है कि ये जो चाप ए बी है वो इस चाप बीसी का 1/5 है, मतलब ये 5 है तो ये क्या है 1 है, यही बोलना चाह रहा है, चाप ए बी की लंबाई चाप बीसी की लंबाई का 1/5 है, तो बी ओ सी, इसको इससे मिला देते हैं, ये एंगल बी ओ सी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये पूरा क्या होगा, व्यास पर बना कोण क्या होता है, किसी भी सर्किल में व्यास पर ये बना कोण क्या होता है 180 डिग्री, ये पूरा होगा 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बताना है सिर्फ बी ओ सी, इस पार्ट को बताना है बी ओ सी ये कितना होगा, ठीक है। देखिए ये टोटल है 5, इसी के रेशियो में होगा, और ये है 1, यानी एंगल 1:5 में बटेगा, बताया समझ में, यानी कोण ए ओ बी, ये कोण ए ओ बी अनुपात कोण बी ओ सी क्या होगा 1:5,
और दोनों का योग है 180 डिग्री के बराबर। तो 6 का वैल्यू 180 डिग्री, 1 का वैल्यू 30 डिग्री, 5 का वैल्यू 5 3 150 डिग्री आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पे। एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो इसको मतलब आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को 8 से विभाजित करने पर फल क्या होगा। एक संख्या r है, 8 से विभाजित कर रहे हैं, इस फल क्या बच रहा है 3। कहीं पर हम लिखते हैं 11, इसको हम 5 से भाग दे रहे हैं, फल क्या आएगा। तो 5 से 11 में भाग देंगे तो 5 दूना 10 कटेगा, फल 1 बचेगा। ये क्लियर। अभी 11 में हम कहेंगे 4 से भाग देने के लिए, फल क्या बचेगा 4 दूना 8 3। ये क्लियर। यही हम बोलते हैं 11 के स्क्वायर में 4 से भाग दीजिए, तो फल क्या बचेगा। देखिए 4 से 11 में भाग दिए, फल क्या बचा था 3। जब स्क्वायर हो तो 11 में आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9। अब इस 9 में 4 से भाग दीजिए, इस पर क्या बचेगा 4 दूना 8 1। आ रहा है समझ में। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में 4 से भाग दीजिए, इस पर 1 बचेगा। यानी कि जब भी ऐसा आ जाए, जब स्क्वायर कितना भी हो, जो भी नीचे संख्या हो उसमें भाग दीजिए, जो शेषफल होगा जितना बार स्क्वायर हो उतना बार उसको गुना करके फिर भाग दीजिए। यदि यही हो 8 प्लस 9 प्लस 7, 5 से भाग देना है, 5 से आप जोड़ के दीजिए या 5 से 8 में दीजिए, इस पर क्या बचेगा 3। 5 से 9 में दीजिए क्या बचेगा 4, 5 7 में दीजिए क्या बचेगा 2। फिर इन सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 3 9, 9 में 5 से भाग पर क्या बचेगा 4। ये भी आंसर सही है, आप जोड़ के भी निकालते वही आता। जैसे 9 और 7 16 और 8 24, इनको जोड़ने पर आ रहा है 24, 24 को 5 से भागने पर 4 आता है। सही है। बताया समझ में क्या समझाना चाहे, जोड़ हो तो शेषफल निकाल के जोड़ देना है, स्क्वायर उतना बार गुना कर देना है। ठीक है। हम इस क्वेश्चन को बनाइए। आर को 8 से भाग दिए 3 बचा, हमें देना है आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 में 8 से भाग, इसमें भाग दिया आर में तो 3 बचा। अब स्क्वायर है तो 3 गुने 3 3 3 9 होता। अब 9 में फिर 8 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। यानी कि इस आर स्क्वायर में शेषफल क्या बचा 1। आया समझ में ये चीज। आर स्क्वायर बट्टा 8 है, आर है 1 आर में दिए 3 बचा, पावर 2 था 3 3 9 किए, 9 में फिर 8 से भाग दिए, शेषफल 1 बच गया। इस आर स्क्वायर में शेषफल 1 बचा। अब 6 आर में देखते हैं, जब आर में भाग दिए थे तो शेषफल बचा था 3, और 3 गुने 6, जोड़ हो तो जोड़ना है, गुना तो गुना करना है, 3 छक 18। अब 18 में 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16 2 बच गया, तो 6 आर में 2 बचा, इधर आर स्क्वायर में 1 बचा। अब देखिए 8 से 7 में भाग देते हैं, 7 में तो भाग लगेगा नहीं, 8 से छोटा है, शेषफल 7 ही रह गया। अब तीनों को जोड़ देते हैं, 7 2 9 1 10, बच गया 10। इस 10 में 8 से अब भाग देना है, शेषफल क्या आ जाएगा 2। यही हम लोग से पूछ रहा था। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर पर। एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचे। एक दुकानदार अपनी पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ पूछ रहा है। एक दुकानदार अपनी 5/8 वस्तुओं को, टोटल वस्तुओं को हम लोग 8 मानते हैं, उसके पास 8 वस्तु था, तो इसका 5/8, इसका 5/8 क्या होता है 5, यानी कि 8 में से 5 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा। यानी शेष कितना बच गया 3 गो। मान लेते हैं 3 वस्तु 3 रुपए का था, तो 3 को बेच के 3 रुपए हासिल किया, कोई प्रॉफिट ना हुआ, क्रय मूल्य पर बेचा। अरे 5 वस्तु था 5 रुपए का, इसको 20% के लाभ पर बेचा। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 पर आप 20% का फायदा लिए हैं। बताया समझ में। यानी कि आप 1 का फायदा लिए हैं, तो 5 पर आप 1 का फायदा लिए। तो ओवरऑल 5 और 3 आप 8 सामान बेचे और आपको 1 ही फायदा मिला, 5 पर 1 का फायदा लिए थे, यानी आप 1 का फायदा लिए हैं 8 सामान पर। यही है। तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य तो 8 ही होगा, प्रॉफिट 1 लिए हैं 8 पे उन्हें 100%, यही हमारा प्रॉफिट। यही आ जाएगा 12.1/2% का हमें प्रॉफिट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पर। एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला 15% 20% की 2 क्रमिक छूट, 25% और 10% की क्रमिक छूट और 33% की 1 छूट है। किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम है। विक्रय मूल्य न्यूनतम है यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें है, मैक्सिमम छूट किसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो देखना है हमें। जब 2 क्रमिक छूट दे रखा हो तो उसका एकल छूट कैसे निकालते हैं। दो, एक छूट ए और एक छूट बी हो, तो क्रमिक छूट हुआ, दोनों का एकल छूट पूछे, दोनों को जोड़ के घटे ए गुने बी बट्टा 100 कर देना डायरेक्ट। ठीक है, ये निकल जाएगा एकल छूट। जैसे 15 और 20, पहला है 15 और 20 जोड़ेंगे, घटे 15 गुने 20 बट्टे 100, 15 20 35, अभी यहाँ से आ जाएगा 3, तो ये आ गया 32% का, यहाँ डिस्काउंट हुआ। ये क्लियर। पहला में 32% का डिस्काउंट हुआ फाइनल। अब 25 और 10 है, 25 प्लस 10 घटे 25 गुने 10 बट्टे 100, तो यहाँ पर देखिए 25 और 10, 35 घटे 2.5 होगा, यानी कि 32.5%, यानी सेकंड वाले में 32.5% का डिस्काउंट है।
और थर्ड में 33 है। सर्वाधिक डिस्काउंट किस में दिए हैं? थर्ड कंडीशन में 33%। तो विक्रय मूल्य न्यूनतम तो यहीं पे होगा, तो थर्ड कंडीशन क्या होगा इसका आंसर? इसमें विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। सेक टी बराबर एक्स बट्टा वाई है, सेक टी बराबर एक्स बट्टा वाई है। ठीक है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार। क्लियर? तो कर्ण बट्टा आधार होता है, तो यहाँ से लंब निकालेंगे, क्या होगा? लंब होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। बहुत बार ये चीज़ें आ चुकी है, तो आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। अब पूछ रहा है कॉट थीटा का वैल्यू। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट थीटा क्या होता है? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार क्या है? वाई, और लंब क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही हो गया 3 नंबर आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर करना ना भूलें। इस पीडीएफ को पहले हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, उसके बाद इसका वीडियो सोल्यूशन करके उसका लिंक उस ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, वहाँ हम लोग पीडीएफ लेके पहले खुद बनाइएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।